Hello everyone, welcome to ISPCS Mentor. I am Brijesh. Again, warm welcome to the Hindu Daily News Analysis. I hope you are doing great और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में आप पूरी ऊर्जा, लगन और मेहनत से लगे होंगे। और इसी में आपके लिए मैं लेके आ गया हूं द हिंदू का डेली न्यूज एनालिसिस। इसमें मेरा उद्देश्य होता है कि जो भी करंट के इश्यूज होते हैं उसमें आपकी एक समझ विकसित कर सके, जिससे आपको आने वाले जो एग्जाम हो, वो चाहे प्रिलिमिनरी एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो, आपको उससे हेल्प हो सके। तो विदाउट डिले आज के जो इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट है उसको देख लेते हैं। एक लिस्ट देख लेते हैं जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पहली न्यूज होगी, यूक्रेन में मोदी ने कहा भारत तटस्थ नहीं शांति के पक्षधर हैं। ये अभी जो हमने कल भी जो डिस्कशन था, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर की पोलैंड और यूक्रेन विजिट थी, उसमें अभी यूक्रेन में कल थे, तो उसके रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है वो देखेंगे हम। और आज की दूसरी न्यूज हो जाती है, ये स्पेस सेक्टर से न्यूज है कि जो लास्ट डिकेड था उसमें स्पेस सेक्टर ने 20,000 करोड़ का क्या हुआ है, इंडियन जीडीपी में योगदान दिया है। और तीसरी न्यूज जो हो जाती है वो हमारी है चंद्रयान 4 से रिलेटेड। और आज की अगली पांचवी न्यूज हो जाती है, वो बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। और आज की जो रिवर है इन द न्यूज में, गुमटी रिवर को देखेंगे। और नेक्स्ट जो आज का एडिटोरियल होगा वो एडिटोरियल बेस्ड है, भारतीय कृषि के लिए 2047 का रास्ता। तो हम देखते हैं आज की पहली न्यूज। दोस्तों आज की पहली न्यूज है, इसको हम देखते हैं। तो नॉट न्यूट्रल इंडियाज ऑन द साइड ऑफ पीस से मोदी इन द यूक्रेन। अभी हमने देखा कि मोदी जी की जो यूक्रेन विजिट है उसमें मोदी जी ने यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जेलेंस्की जी से विजिट किया और उनका स्टेटमेंट था ये कि भारत क्या है, भारत न्यूट्रल नहीं है, बल्कि न्यूट्रल ना होके क्या है, पीस की साइड है। तो इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ उसको हम एक डिटेल में देख लेते हैं। और यह विजिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों कि हमारी इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद ये पहली किसी भी प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट हो जाती है, फर्स्ट विजिट होती है, ये पहली विजिट होती है। और पहली बार कोई भारत का मतलब प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन की ये पहली विजिट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी, इस जो विजिट थी उसमें मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य हम देखते हैं इसके। तो इसमें एक तरह से पीस के लिए कोऑपरेशन करना, शांति का प्रयास था इसमें, शांति का जो हम मुख्य इसमें देखते हैं, तो शांति का प्रयास। और दूसरा देखते हैं एक तरह से मानवीय सहयोग पे हम बल देते हैं और इसके लिए हम एग्रीमेंट भी करते हैं। एग्रीमेंट की जो विशेष बातें हैं उसको भी देखेंगे। दूसरा इसमें मानवीय सहयोग। और जो तीसरी विशेष बात थी, तो जो हमारे बायलैटरल रिलेशन थे, द्विपक्षीय संबंध है, उनके बढ़ाने पे बात की गई है, द्विपक्षीय संबंध पे बात की गई है। ये जो न्यूज है वो आपके एग्जाम के जो पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो ये विजिट थी, प्राइम मिनिस्टर की ये विजिट थी, एक तरह से डिसाइसिव विजिट थी, क्योंकि वर्ल्ड ये देखना चाह रहा था कि अब जो मोदी जी की, इसके पहले आपको पता है कि यूक्रेन से पहले मोदी जी रशिया के विजिट पे थे। अब यूक्रेन जाने के बाद क्या मोदी जी का क्या बयान होगा, रशिया के लिए क्या बयान होगा, इसलिए एक तरह से डिसाइसिव थी। बट यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जब बात करते हैं कि एक तो हमारा क्या है, रशिया के साथ क्या है, हमारा बहुत पुराना टाइज है। और जो रिसेंट की यूक्रेन की क्राइसिस है उसमें पीएम मोदी का क्या बयान होना चाहिए था, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे एक बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यूक्रेन की विजिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, या यूक्रेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि यूक्रेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो ये सबसे पहली बात कि यूक्रेन में हमारा एक लार्ज डायस्पोरा रहता है। डायस्पोरा मतलब भारतीय लोग जो यूक्रेन में रहते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस जो डायस्पोरा है उसमें सबसे ज्यादा कौन है, स्टूडेंट है। अभी हमने देखा ही जब क्राइसिस हुई तो वहां के स्टूडेंट को लाया गया। अब बात हो रही है कि इतने दिन के बाद वहां कंट्रोल हो रहा है तो स्टूडेंट फिर वहां पे जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, वहां पे यूक्रेन जा रहे हैं। कई की डिग्री जो है इशू है, क्योंकि वो जब तक डिग्री नहीं आती है और किसी का जैसे वो चल रहा है तो जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता है तब तक तो वहां तो बैक जाना ही पड़ेगा। तो एक तो हमारा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो डायस्पोरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा हमने देखा कि कुछ मतलब कुछ कंट्रीज थी, जैसे यहां पे हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया हो गया, टर्की हो गया,
टर्की हो गया, हंगरी हो गया, ये ऐसे देश थे जो इस बिटवीन में, क्राइसिस के बिटवीन में, कहाँ पे, रसिया में भी विजिट किए, रसिया का भी विजिट हुआ, और ये यूक्रेन भी गए, यूक्रेन भी गए। तो यहाँ पे भारत के लिए भी एक हो जाता है कि भारत भी एक शांति के पक्षधर होने के नाते यहाँ पे भी यूक्रेन की भी विजिट भी इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगला हम देखेंगे कि जो भारत रहा है हमेशा से किसका रहा, पीस का समर्थक रहा है, पीस का, शांति का समर्थक रहा है, और ये एक तरह से शांति के संदेश के दृष्टिकोण से यूक्रेन की विजिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूक्रेन एज अ नेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी अभी विजिट हुई थी उसके क्या एडवांटेजेस क्या होंगे, क्या एडवांटेजेस इसके हमको, क्या एडवांटेजेस क्या होंगे इसके, हमारे लाभ क्या हैं, अभी विजिट के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहली अगर हम एडवांटेज में देखेंगे तो हम तो एक तो पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, पीस के लिए निगोशिएशन कर रहे हैं, कि हम पीस के लिए जो निगोशिएशन होता है उसको हम बढ़ा रहे हैं, पीस के लिए निगोशिएशन बढ़ा रहे हैं, कि अभी कोई भी कहीं भी क्राइसिस हो रही है तो वहां पे हम एज अ पीस नेशन होने के नाते और पीस की निगोशिएशन बढ़ाने के दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम दूसरी बात करें तो जो यूक्रेन है वो डिफेंस इक्विपमेंट के, डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस हम उससे क्या करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट के, डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट करते हैं। और जैसे अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट में बात करें तो स्पेशल जो हमारी वॉरशिप इंजन है, वॉरशिप हैं और फ्रिगेट हैं, ये हम कहाँ से, ये फ्रिगेट है, ये इंपोर्ट से आए, इंपोर्ट करते हैं, यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं। और इसकी सप्लाई क्या है, इसकी सप्लाई कुछ जो जब से क्राइसिस है तब से रुकी हुई है, तो इसके दृष्टिकोण से भी यहाँ पे हम बायलैटरल रिलेशन को और आगे बढ़ा के इसकी सप्लाई को इंश्योर करेंगे। तो एक तो ये हो जा रहा है। और आगे इसके आगे बात करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एक अगर हम देखें तो जेलेंस्की जी का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि ये वॉर क्या हो सकता है, ये वॉर रुक सकता है इफ इंडिया वांट्स, उनका स्टेटमेंट था इफ इंडिया वांट्स वॉर कैन बी स्टॉप्ड। क्या हो सकता है, वॉर क्या हो सकता था, जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो स्टॉप हो सकता था। ये दोस्तों एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, किसी नेशन के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर इंडिया चाहे तो ये वार रुकवा सकता है। अब ऐसी क्या बात हो गई, क्यों ऐसी बात है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, वार कैसे रुकवा सकता है, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया अगर बात करते हैं तो किस पर्सपेक्टिव से जेलेंस्की का स्टेटमेंट है कि इंडिया क्या कर रहा है, रशिया से एक लार्ज अमाउंट पे क्या कर रहा है, ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। अब एक तरह से हम रशिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करके हम रशिया की इकोनॉमी को से इंपोर्ट करना, मतलब रशिया को सपोर्ट करना। अगर अगर जैसे यूरोपियन नेशन ने इस पे पाबंदी लगा दी है, वैसे इंडिया भी अगर इंपोर्ट ना करे तो रशिया क्या होगा, अंततः परेशान होकर वार को रोकेगा। तो इंडिया एक तरह से समर्थन है। तो एक स्टेटमेंट था। वहीं पे मोदी जी का भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोदी जी ने इस विजिट में, जैसे इसमें जो जो ये आर्टिकल था उसकी हेडिंग भी थी, और मोदी जी का स्टेटमेंट था कि मोदी जी किसी आइदर साइड नहीं बात की जाती थी, कि जैसे वर्ल्ड की मीडिया अभी विजिट पे इंतजार कर रही थी कि मोदी जी का स्टेटमेंट क्या होगा, किस साइड में होगा, क्या होगा, क्या रशिया को क्रिटिसाइज करेंगे, क्या रशिया को कुछ ऐसा बोलेंगे। पर मोदी जी का स्टेटमेंट यहाँ पे रहता है एज ए नेशन हेड, इंपॉर्टेंट रहता है कि भारत क्या है, कोई आइदर, ये नहीं है कि आइदर साइड की बात नहीं है, कि इस साइड की इस साइड नहीं है। इंडिया का, भारत का जो है, कोई आइदर साइड नहीं है कि मतलब हम यूक्रेन के साइड है, रशिया के साइड है, आइदर साइड ना होके उन्होंने कहा वी आर विद द पीस, वी आर विद द पीस, वी आर विद द पीस। मींस भारत किसके साथ है, पीस के साथ है, पीस के साथ है। किसी एक स्टेट, किसी एक नेशन के साथ ना होके भारत किसके साथ है, पीस के साथ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे ये जो विजिट रही, और इसमें और भी देखेंगे कि क्या इसमें कुछ समझौते भी हुए, क्या इसमें कुछ समझौते भी हुए। तो दोस्तों इसमें 4 समझौते हुए हैं, 4 समझौते हुए हैं, जो 4 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। इन 4 एग्रीमेंट को भी देख लेते हैं, आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पहला जो हमारा एग्रीमेंट है उसमें कहा गया कि जो उच्च क्षमता की जो कंस्ट्रक्शन होंगे, कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें कि उच्च क्षमता की जो विकास परियोजनाएं होंगी, अगर यहाँ पे कहा गया है कि उच्च क्षमता की विकास परियोजनाओं में, उच्च क्षमता की जो विकास परियोजनाएं होंगी
विकास परियोजनाओं में क्या करेगा भारत? क्या करेगा भारत? मानवीय सहयोग करेगा। भारत क्या करेगा? मानवीय सहयोग करेगा। एक तो एग्रीमेंट ये हुआ कि जितनी भी उच्च क्षमता की क्या होंगी परियोजनाएं होंगी वो क्या करेगा भारत मानवीय सहायता देगा। और दूसरा स्टेटमेंट यहां पे हो जाता है कृषि एवं खाद्य उद्योग में। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? जो कृषि एवं खाद्य उद्योग में, खाद्य जो उद्योग होंगे खाद्य उद्योग में क्या करेंगे? दोनों कोऑपरेशन करेंगे, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, मीन सहयोग करेंगे। दूसरा समझौता ये हो जाता है। यहीं पे अगर हम देखें तो तीसरा समझौता हो जाता है कल्चरल कोऑपरेशन, सांस्कृतिक सहयोग। यहाँ पे अगर हम तीसरा देखते हैं तो सांस्कृतिक सहयोग की बात किया जाता है कि तीसरा हम एक दूसरे के नेशन को कल्चरल हम क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे, सांस्कृतिक सहयोग की बात करते हैं। और जो चौथा समझौता हुआ है वो जो दवा की गुणवत्ता के नियमन में समझौता है। जो चौथा है कि जो दवा की जो गुणवत्ता होगी, मेडिसिन की जो गुणवत्ता होगी उस पे क्या करेंगे? एक दूसरे के, जैसे इंडिया आपको पता है कि जेनरिक मेडिसिन के लिए क्या है? हब है। तो दवा की गुणवत्ता में सहयोग करेंगे। इस तरीके से ये चार समझौते क्या होते हैं? भारत और यूक्रेन के बीच में साइन होते हैं। तो ये रही कंप्लीट विजिट, जिसमें हम देखते हैं कि एक तो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट मोदी जी का कि क्या है कि इंडिया किसी आइदर साइड नहीं है, मतलब इस देश के साथ इस या कि उस देश के साथ ना हो कि इंडिया विद द वी आर विद द पीस, मतलब हम पीस के साथ हैं। दूसरा यहाँ पे जो स्टेटमेंट जेलेंस्की जी का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो किस पर्सपेक्टिव में कहें उसको हमने समझा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझा। इस तरीके से ये जो आर्टिकल होता है हमारा कंप्लीट होता है। इसमें कुछ और चीजों को डिस्कस किया गया है, वो हमारी पीडीएफ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आज के दूसरे आर्टिकल में। जो दूसरे आर्टिकल की हेडिंग हो जाती है हमारी, स्पेस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 20,000 करोड़ टू इंडिया जीडीपी ओवर द लास्ट डिकेड। यहाँ पे न्यूज है कि जो लास्ट डिकेड है ये अभी हाल ही में एक सर्वे किया गया था। आज जैसा आपकी पता है, मैंने कल भी डिस्कस किया था, 23 अगस्त क्या होता है? ये स्पेस नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल स्पेस डे क्यों मनाया जाता है? कि जो हमारा चंद्रयान 3 था वो लैंड किया था उस दिन को हम स्पेस डे के रूप में घोषित कर दिए थे। अब यहाँ पे एक सर्वे था लास्ट डिकेड में, हमने जो भारत है वो कितना 20,000 करोड़ का 20,000 करोड़ का जीडीपी में क्या किया है? कंट्रीब्यूट किया है। और इसके क्या मायने हो सकते हैं इसको हम एक बार डिटेल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बात होती है कि स्पेस सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, स्पेस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। स्पेस सेक्टर में ये कहा गया कि जो लास्ट डिकेड है उसमें जीडीपी में, भारत की जीडीपी में जो स्पेस सेक्टर था, स्पेस सेक्टर का 20,000 करोड़ का क्या हुआ है? एक तरह से सहयोग दिया है 20,000 करोड़ का। और ये 20,000 करोड़ जो होता है इसको अगर हम बात करें वहीं पे 24 बिलियन डॉलर का, 24 बिलियन डॉलर का क्या है? ये स्पेस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। और ये बात किया गया कि जो स्पेस सेक्टर का ये जो कंट्रीब्यूशन है ये हमारी इकोनॉमी के लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम करेगी। किसकी? मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब, एक से मल्टीप्लायर इफेक्ट का कहने का मतलब कि जो ये केवल जीडीपी में एकमात्र वैल्यू नहीं ऐड कर रही है बल्कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, मतलब बहुत सारे सेक्टर में इसका इंपैक्ट होगा। जैसे यहीं पे बात किया गया इस आर्टिकल में कि इससे क्या हो रहे हैं, ये जो बात किया जा रहा है इससे 96,000 जॉब क्रिएट हो रहे हैं। 96,000 जॉब क्या हुए हैं? 96,000 जॉब क्रिएट हुए, न्यू जॉब क्रिएट हुए हैं इस कंट्रीब्यूशन से। अगर वही बात करें तो ये भी कहा गया है कि अगर स्पेस सेक्टर का $1 क्या करता है किसी भी इकोनॉमी की, मतलब भारतीय इकोनॉमी में 2.54 का मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है। मींस अगर $1 स्पेस सेक्टर क्रिएट कर रहा है वो भारत की जीडीपी में $2.54 बन रहा है। मींस एक साल में $1 इतना इसका इंपैक्ट हो रहा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और इसमें हम बात करते हैं और आगे अगर हम देखते हैं, इसके आगे हम देखते हैं कि और इसमें जो हम डेवलपमेंट में अगर देखते हैं इसके आगे, तो ये बात करते हैं कि अब हम स्पेस सेक्टर में क्या हो गए? 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं। जो स्पेस सेक्टर की 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया हो गई है। एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो जाता है। और अगर यहीं पे बात करते हैं कि ये स्पेस सेक्टर, यहाँ पे मुख्यतः यही बात किया गया है कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो हमारे जैसे न्यू स्टार्टअप क्रिएट हो रहे हैं और कई जगह जैसे न्यू स्टार्टअप हो रहे हैं
उनका इन्वेस्टमेंट अलग हो रहा है और न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो हो रहे हैं उसका। और अगर हम बात करते हैं जैसे हम वेदर फॉरकास्टिंग हो गया और गूगल मैपिंग हो गया, इन सब में सहयोग देके जो एक कंट्री की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, साथ में एफडीआई भी आ रहा है। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई जिसको आप देख सकते हैं। और आज का जो नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों चंद्रयान 4 पर है। अभी न्यूज़ में क्यों है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह आपके सिलेबस, मेंस के सिलेबस पेपर 3 और प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक और साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब बात कर रहे हैं चंद्रयान 4। अब न्यूज में क्यों है? दूसरा जो प्रश्न था न्यूज में इसलिए है क्योंकि चंद्रयान 4 की डिजाइन अभी आई है, इसीलिए न्यूज में है। अब हम देख लेते हैं चंद्रयान 4 की न्यू डिजाइन आ जाती है तो यहाँ पे हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये 4 की डिजाइन है तो चंद्रयान 1 क्या था, 2 क्या था, 3 क्या था, इसमें क्या चीजें थी और 4 में क्या चीजें होने वाली हैं। तो एक हम डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं। तो अभी न्यूज में क्यों है? सबसे पहली चीज कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसकी न्यू डिजाइन आ गई है, न्यू डिजाइन आई है, इसलिए इन न्यूज में पहली चीज तो ये हो सकता है। अब ये बात होगी कि अभी डिजाइन आई है तो ये लॉन्च कब तक में होगा? तो लॉन्च 2027 तक इसको प्लान किया गया है, 2027 तक लॉन्च करने की। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चंद्रयान 4 है, वह भारत किसके साथ? जापान के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। मींस इंडिया और जापान मिलके इसको क्या करेंगे? इस मिशन को आगे ले जाएंगे चंद्रयान 4 को। ये बात आपको जानना होगा। और चंद्रयान 4 आगे हम 3 तक की बात कर लेते हैं, फिर 4 आते हैं। तो सबसे पहले हम चंद्रयान 1 देखते हैं। पहला कौन सा हो गया? चंद्रयान 1 हो गया। अब बात आती है चंद्रयान 1 लॉन्च कब किया गया था दोस्तों? तो ये 2008 में लॉन्च किया गया था। 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। और किससे लॉन्च किया गया था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। अब पोलर सैटेलाइट व्हीकल से क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? जो मून है, मून की क्या करना? मैपिंग करना। मैपिंग इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मून की मैपिंग करना। तो ये क्या कर रहा था? जो इसको लैंड करना नहीं था, ये मून की चारों ओर एक तरह से मैपिंग करने का इसका मुख्य काम था। मैपिंग करना जिससे हमको उसके सरफेस का एक तरह से सरफेस का पता लगा सके, तो उसकी मैपिंग करना मुख्य उद्देश्य था। और इसका मुख्य डिस्कवरी किया थी, इसकी मुख्य खोज क्या किया था इसने कि इससे मुझे पता चलता है कि उसके सरफेस में वाटर है। मून के सरफेस में वाटर का हमको पता चलता है। चंद्रयान 1 का इतना योगदान था। अब बात आते हैं चंद्रयान 2 की, देख लेते हैं। जो हमारा चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2। तो अब चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य क्या था ये देखते हैं अगर हम कि चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य क्या था और कब लॉन्च किया गया। तो दोस्तों जो चंद्रयान 2 था वो 10 साल बाद कब लॉन्च किया गया? जुलाई 2019 में। 2008 में लॉन्च हुआ था, ये जुलाई 2019 में लॉन्च होता है। और इसकी बात करते हैं कि इसमें पेलोड ज्यादा था। पेलोड ज्यादा होने के कारण इसको किससे लॉन्च किया गया था? GSLV, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, GSLV से लॉन्च किया गया था। और GSLV का क्या था? MK3, GSLV MK3 से लॉन्च किया गया था। अब ये पेलोड ज्यादा था तो इस पेलोड में था क्या दोस्तों? इस पेलोड के 3 भाग थे। इसमें क्या था? ऑर्बिटर था। इसमें पेलोड में क्या था? ऑर्बिटर था, लैंडर था और क्या था? रोवर, लैंडर और क्या था? रोवर था। क्योंकि जो इसका उद्देश्य था, चंद्रयान 2 का उद्देश्य था, ये क्या था? जो मून के साउथ पोल में क्या करना था? साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग थी। इसका मुख्य उद्देश्य मून की साउथ पोल में क्या थी? सॉफ्ट लैंडिंग थी। और आपको पता है कि जो इसका लैंडर था वो क्या हो गया था? एक क्रैश हो गया था, लैंडर क्रैश हो गया था और रोवर काम नहीं कर पाया था। अंततः लैंड करने में हम सक्षम रहे, बट हमारा और ये क्या हो गया था? लैंडर क्रैश कर गया ड्यूरिंग लैंडिंग, तो इस वजह से हम रोवर से कनेक्ट नहीं हो पाए। तो ये रहा हमारा चंद्रयान 2 की कहानी। अब हम आते हैं चंद्रयान 3 जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 की कहानी देख लेते हैं। अब चंद्रयान 3 की पहली बात आती है कब लॉन्च किया गया था? तो एक तरह से हमारे लिए एक तरह से चंद्रयान 3 एक बिगेस्ट सक्सेस बन के आया था। आज जब हम बात करते हैं बिगेस्ट सक्सेस रहा ये, तो सक्सेस को हम कैसे देखते हैं? क्यों सक्सेस रहा? क्योंकि अब हम 4th ऐसी कंट्री बन गए थे जो कि साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग किया था। साउथ पोल में, मून के साउथ पोल में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था। सॉफ्ट लैंडिंग
लैंडिंग क्या किया था, सॉफ्ट लैंडिंग किया था। अब बात आती है कि इसके पेलोड में क्या क्या था। इसमें जो पेलोड था इसमें क्या था, इसमें लैंडर और रोवर था, लैंडर और रोवर था। क्योंकि ऑर्बिटर तो उसका पहले से ही हम चंद्रयान 2 में ही था, ऑर्बिटर सक्सेस था, तो इसमें केवल लैंडर और रोवर था। ये हो गया हमारा चंद्रयान 3। अब हम बात करते हैं जो न्यूज में था, जिसकी न्यू डिजाइन आई है, चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 की बात कर लेते हैं। अब ये चंद्रयान 4 को 2027 तक लॉन्च करने का प्रोग्राम है, जो भारत और जापान संयुक्त रूप पे हैं। जो कि जैसे सारे हमारे जो अभी तक लॉन्च होते थे वो कहाँ पे लॉन्च होते थे, भारत के श्रीहरिकोटा पे, बट ये कहाँ पे लॉन्च होगा, ये जापान में ही लॉन्च होगा, जापान में ही लॉन्च होगा। और लॉन्च में इसमें दो चीज यूज हो रहे हैं। लॉन्च में अगर हम बात करें कि लॉन्च में एक तो जापान का अगर हम बात करें एक जापान का H3 है, और दूसरा जो हमारा GSLV का मार्क 3 इसका है, मार्क 3, ये दो मिलके लॉन्च करेंगे। अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य अभी तक तो हमारा लैंडिंग था। अब इसका उद्देश्य क्या था कि जो उसके सरफेस पे सॉइल है, जो उसका सरफेस पे सॉइल है, डेब्रीज है, रॉक है, उसको क्या करना, उसको लाना, सॉइल डेब्रीज रॉक, इसको क्या करना, लाना, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है चंद्रयान 4 का। और दोस्तों ये भी जानना होगा, चंद्रयान 4 को किस नाम से हम जान रहे हैं, इसको लूपेक्स मिशन के नाम से हम जानते हैं, लूपेक्स मिशन के नाम से हम जान रहे हैं। ये हुआ हमारा चंद्रयान 4 की एक डिटेल्ड एनालिसिस। इस तरीके से ये इसको फिनिश करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिएगा। अब आज का नेक्स्ट जो न्यूज है, ये न्यूज है बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो इसको देख लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है, बोत्सवाना में मिला है। तो इसकी हम डिटेल्ड एनालिसिस देख लेते हैं। तो ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट डायमंड है, ठीक है, पहली चीज तो ये हो जाता है, सेकंड लार्जेस्ट डायमंड है। अब ये बात होती है कि ये कितने का है, तो 2493 2492 कैरेट का है, 2492 कैरेट का है, ये 92 कैरेट का है। ये सेकंड लार्जेस्ट है। कहाँ पे मिला, तो ये बोत्सवाना में मिला। आपको यहाँ पे भी पता होना चाहिए बोत्सवाना क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है, क्योंकि मैपिंग में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी कोकोआ पूछा था तो यूपीएससी ने कोकोआ पे क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये अभी यहाँ पे कोकोआ मिला था, यहाँ पे अफ्रीकन में है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि बोत्सवाना कैसी है, लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब कि यह चारों ओर से किससे घिरी हुई है, लैंड से घिरी हुई है। अब आपके लिए एक टास्क हो जाता है कि अब इसके जो भी बॉर्डरिंग नेशन है उसके बारे में पता करना, और मुझे कमेंट के माध्यम में बताना भी है। हाँ, अब बात होती है कि बोत्सवाना में कहाँ मिला है, तो बोत्सवाना के कोरोवे वाइन में मिला है। कोरोवे, अगर हम बात करें बोत्सवाना के कोरोवे माइन में मिला है। और इसको कौन सी एजेंसी ने खोला है, तो लुकारा डायमंड वर्क्स, अगर हम बात करें किस एजेंसी ने खोजा है, तो लुकारा डायमंड वर्क ने खोजा है, डायमंड वर्क ने खोजा है। ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई। अगर हम बात करते हैं कि किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये एक्सरे डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया है, एक्सरे डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया है। इस टेक्नोलॉजी से कैसे यूज होता है, यहाँ पे एक्सरे रे क्या की जाती है, छोड़ी जाती है। तो अगर कहीं पे डायमंड है तो ये क्या करता है, स्पेशल रिफ्लेक्ट होने से मशीन आइडेंटिफाई कर लेती है कि यहाँ पे डायमंड है, देन उसको सेफ्टी पूर्वक उसको माइन करके निकाला जाता है। ये तो हो गई बात, कुछ माइन से रिलेटेड बात हो जाती है। अब बात आ जाती है यहाँ पे दूसरा हमने कहा ना, तो बात आ जाती है फर्स्ट लार्जेस्ट डायमंड कौन है, फर्स्ट लार्जेस्ट डायमंड कहाँ मिला था, कब मिला था। तो ये दोस्तों फर्स्ट लार्जेस्ट डायमंड ये बोत्सवाना की ही नेबरिंग कंट्री है, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में मिला था। अब इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था
कूलियन डायमंड, इसका नाम क्या था, कूलियन डायमंड था। कूलियन डायमंड इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इस माइन को जो होल्ड करता था उसका नाम था कूलियन था, उसी के नाम पे पड़ा। और ये फर्स्ट लार्जेस्ट है, 2492 का क्या था, सेकंड लार्जेस्ट था। तो इसकी इसका कितना है, 3106, 3106 कैरेट का है, जो सबसे लार्जेस्ट है। यहाँ तक तो बात हो गई है। अब बात होती है क्या इंडिया में भी डायमंड मिलता है, क्या भारत में भी डायमंड मिलता है? हाँ दोस्तों, भारत में कहाँ, भारत में मुख्य रूप से कहाँ, पन्ना की माइन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में मिलता है। दूसरा डायमंड कहाँ मिलता है, किम्बरले माइन, किम्बरले 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 पाइप माइन ये कहाँ पे है, किम्बरले पाइप माइन यहाँ पे मिलता है। और ये दोस्तों कहाँ पे है किम्बरले पाइप माइन, तो ये कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। अभी कर्नाटका के एक साइड में भी और मिला है, कहाँ पे, गोलकुंडा में मिला हुआ है। तो ये हो गया इंडिया की माइंस। और माइन के साथ जैसे जैसे कोई डायमंड मिलता है हमें, तो डायमंड ऐसे ही यूज नहीं होता है, उस पर क्या की जाती है, उसकी कटिंग की जाती है, उसकी कटिंग की जाती है, उसमें क्या की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, देन मार्केट में आता है। तो कटिंग और पॉलिसी के लिए क्या है, पॉलिशिंग के लिए दुनिया में क्या है, गुजरात जाना जाता है, गुजरात को जाना जाता है। और गुजरात के स्पेशली कहाँ, सूरत सिटी में सबसे ज्यादा कटिंग और पॉलिशिंग का काम होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा रिसोर्सेस किसके पास है, रिसोर्सेस किसके पास है, तो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो पहले नंबर पे कौन है, ये भी जान लीजिए, पहले नंबर पे रशिया है। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे बोत्सवाना है। और तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाता है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये तीन जो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ये डायमंड रिसोर्सेस को होल्ड करते हैं। अब आ जाते हैं आज की हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। और ये हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या होता है, एक रिवर है यहाँ पे। अभी आपको पता है कि हमने देखा कि कहाँ पे, त्रिपुरा में बाढ़ आया हुआ है, त्रिपुरा नागालैंड में क्या है, बाढ़ आया हुआ है। इस बाढ़ के कारण क्या हुआ है, जो यहाँ पे बात की जा रही, किसकी बात की जाएगी, डम्बूर बांध की, डम्बूर बांध से पानी छोड़ना पड़ा है। अब इसीलिए डम्बूर बांध किस पे है, तो एक गुमटी नदी पे है, गुमती नदी पे है। अब ये बात होती, गुमती नदी कहाँ पे है, तो त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में है। इतनी बात आपको जानना जरूरी है। और ये कहाँ पे जाके, त्रिपुरा में है। और ये कहाँ पे जाती है, ये जाके मेघना, बांग्लादेश में जाके मेघना से मिल जाती है। तो गुमती नदी कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। और इसमें क्या है, कौन सा बांध बताया हमने, इस पे डुम्बूर बांध है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे पानी छोड़े जाने की बात की जाती है। और ये मेघना में बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं आज के एडिटोरियल में। यह एडिटोरियल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे कि मेंस के क्वेश्चन में हर साल मेंस के क्वेश्चन में आप एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पाएंगे ही पाएंगे। अब इसमें क्या बात की गई है, ये आर्टिकल की हेडलाइन क्या है, द रोड टू 2047 फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एक भारतीय कृषि के लिए एक रोड मैप है 2047 के लिए। अब बात आती है कि 2047 के लिए ही क्यों रोड मैप है, 2047 की ही रोड मैप क्यों है, क्योंकि 2047 में हमने क्या किया, डिसाइड किया कि 2047 तक हमको एक डेवलप्ड नेशन बनना है, डेवलप्ड कंट्रीज बनना, डेवलप्ड नेशन बनना है। अब डेवलप्ड नेशन बनने के लिए एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। अब एग्रीकल्चर का रोल क्या है, ये देख लेते हैं दोस्तों। तो अगर भी कोई भी देश को डेवलप बनना है, अगर भारत की ही बात करें, तो बिना एग्रीकल्चर का हम डेवलप नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे जीडीपी की बात करें, जीडीपी में 18% का रोल किसका है, 18% का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का है। अगर बात करें, ये और इम्पोर्टेंट डाटा हो जाता है कि हमारा जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स का 43% किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो अगर हम बात करें कि जिस कंट्री का 43% के पॉपुलेशन किस पे हो, एग्रीकल्चर में डिपेंड हो, और आपको पता है कि एग्रीकल्चर की सेक्टर की जो लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत क्या है, लो है। अब इस पर कैपिटा इनकम लो होगी और 43% की पॉपुलेशन उसमें इंगेज है। अगर इस सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो नेशन कैसे डेवलप कर सकता है, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाती है।
अगर हम यहीं पे बात करें कि इस आर्टिकल में कहा गया है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत क्या है, इम्बैलेंस की बात की गई है, बहुत क्या है, इम्बैलेंस है। अब इम्बैलेंस कैसे है कि 2047 तक की अगर हम बात करें, 2047 तक, तो जो हमारा इसका जो अगर हम 2047 में एग्रीकल्चर का रोल क्या होगा, रोल क्या होगा, 7 to 8% का रोल होगा जीडीपी में, एक्सपेक्टेशन है। वहीं वर्कफोर्स क्या होगी, ये 30% प्लस होगी। मींस अभी भी क्या है, इम्बैलेंस। अगर यही स्थिति रही तो भी 1/3 पॉपुलेशन किस पे रहेगी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहेगी। और एग्रीकल्चर की अगर यही कंटिन्यूटी रही तो फिर हम कैसे डेवलप बन पाएंगे, जहां पे 1/3 पॉपुलेशन की पर कैपिटा इनकम बहुत लो होगी। तो यहाँ पे हमके बहुत सारे चैलेंजेस बताए गए हैं, इसमें चैलेंजेस बताए गए हैं, चैलेंजेस बताए गए हैं, चुनौतियां बताई गई हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे इस आर्टिकल में चैलेंजेस की बात की गई है कि बहुत सारे चैलेंजेस है। इसी चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज, जो पहले चैलेंज की बात आती है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, साइज ऑफ फॉर्म लैंड। जो हमारी कृषि की फॉर्म लैंड है, जो कृषि योग्य फॉर्म लैंड है, उसकी साइज एक महत्वपूर्ण चैलेंज है। क्योंकि अगर हम साइज की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो 86% फार्मर हैं, 86% जो किसान हैं हमारे, वो क्या हैं, या तो अगर हम बात करें, या तो स्मॉल हैं, और या तो मार्जिनल है, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर हैं 86%। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर मीन्स 2 हेक्टेयर से कम उनके पास होल्डिंग है। अब ये समस्या क्यों है, इसकी क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसको देख सकते हैं। अगर अगर फॉर्म लैंड क्या होगी, छोटी होगी, तो उसमें क्रॉप वेरिफिकेशन, या कि हम बात करें कि जो मल्टीपल क्रॉप हम करते हैं, मल्टीपल क्रॉप नहीं कर सकते, एक साथ कई कृषि नहीं कर सकते हैं। अगर छोटा फॉर्म लैंड होगा तो वहाँ पे हम जो सर्वाइवल होगा उसी को तो प्रोड्यूस करेंगे, तो मल्टीपल क्रॉप नहीं कर सकते। यहाँ पे हम मशीनरी को डिप्लॉय नहीं कर सकते। अगर फॉर्म लैंड बहुत छोटा है, वहाँ पे मशीनरी को हम डिप्लॉय नहीं कर सकते, मशीनरी को यूज नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हम कैसे हार्वेस्टर चलाएंगे, कैसे इवन ट्रैक्टर तक की चलाने में प्रॉब्लम होती है फॉर्म लैंड छोटा होने से। और यहीं पे बात करें, अगर फॉर्म लैंड छोटा है, किसान छोटा है, तो जो भी उसका प्रोड्यूस हुआ, उसकी प्रोड्यूस की जो मार्केट में बार्गेनिंग पावर होगी, जो उसकी बार्गेनिंग पावर होगी, वो बहुत लो होगी। अगर कोई 1 कुंटल 2 कुंटल वीट लेके बार्गेनिंग पावर नहीं रख सकता है ना, उसकी बार्गेनिंग पावर भी कम होगी, तो उसको अपनी जो प्रोड्यूस है उसका भी लाभ नहीं मिल पाएगा। और क्या बात करते हैं, और बात कर रहे हैं हम, एक तरह से इनकम डाइवर्सिफिकेशन को भी ये देता है, इनकम डाइवर्सिफिकेशन। तो जो ये छोटे किसान होने के कारण इनके पास इनकम डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पा सकते हैं। मतलब इनकम डाइवर्सिफिकेशन करने का मतलब ये अदर फॉर्म के कृषि एग्रीकल्चर के अलावा अलग चीजें जैसे हम करते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, डेयरी फार्म खोल सकते हैं, तो ये इनकम डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं हो सकती। तो पहला इस जो आर्टिकल में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का मेन चैलेंज है वो साइज ऑफ फॉर्मलैंड है, क्योंकि 86% जो फॉर्मलैंड है स्मॉल एंड मार्जिनल है। अब हम दूसरे चैलेंज की बात करते हैं। दूसरा चैलेंज है इकोनॉमिक इम्बैलेंस का, जो इकोनॉमिक एग्रीकल्चर सेक्टर का इकोनॉमिक इम्बैलेंस का। अब बात करते हैं जो आर्थिक इम्बैलेंस क्यों है, इम्बैलेंस अगर हम बात करते हैं है तो क्यों है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम 1991 से लेके 2024 तक के अगर हम ग्रोथ की बात करें, तो जो एवरेज ग्रोथ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना रहा है दोस्तों, तो 6.1%। क्या हुआ, 6.1%, ये एवरेज ग्रोथ था। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि केवल ये टोटल ग्रोथ की बात करते हैं, टोटल ग्रोथ है, वहीं एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करते हैं तो ये मात्र 3% रहा है। मींस जो अगर ओवरऑल इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या ग्रोथ नहीं हो पाया। अगर वहीं पे दूसरा डाटा देते हैं कि अगर लास्ट 10 ईयर की बात करें, लास्ट हम 10 ईयर की बात करते हैं, 10 ईयर की बात करते हैं, तो जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रहा है वो 5.5% का रहा है। बट एग्रीकल्चर ग्रोथ कितना रहा है, एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रहा है मात्र 3.6% का रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लास्ट 10 ईयर में भी इम्बैलेंस है।
वहीं अगर हम 2023-24 की बात करें, 2023-24 की बात करते हैं, जो बजट का डाटा था, उसमें जो हमारा ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ था, वो कितने का था? 7.6% का था और एग्रीकल्चर ग्रोथ कितने था? 0.7% का था। इस तरीके से हम एक इकोनॉमिक डाटा में इम्बैलेंस देखते हैं, मतलब नेशन के ग्रोथ के साथ हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा ये हो जाता है। इसी के लिए जो में एक कमेटी गठित की गई थी, अशोक दलवई कमेटी। आप अशोक दलवई कमेटी जिसका उद्देश्य क्या था? अशोक दलवई कमेटी जिसका एग्रीकल्चरल इनकम को, फार्मर इनकम को क्या करना, डबल करना उद्देश्य था। उन्होंने भी इस पे ही इसी बात किया है कि हमको एग्रीकल्चर सेक्टर को नेशन के साथ मर्ज करना होगा, मतलब नेशन के ग्रोथ के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर का भी ग्रोथ को क्या करना होगा, अश्योर करना होगा, तभी हो पाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी में अगर हम बात करते हैं कि यूएन के अनुसार अगर हम पॉपुलेशन बात करते हैं कि 2023 तक हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ की हो गई है, 150 करोड़ की हो गई है। अगर 2047 तक की बात करें तो 159 या कि अप्रॉक्स 160 करोड़ की पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन बढ़ने से हमारे पास क्या होगा, फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, फूड की डिमांड बढ़ेगी, फूड की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। फूड की डिमांड जब बढ़ेगी तो हमारे पास एक फूड सिक्योरिटी एक चैलेंज होगा, हम खाद्य सुरक्षा एक हमारे लिए चैलेंज होगा। इस हिसाब से भी एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। आगे बात करें हम कि और चैलेंजेस क्या बात किया गया, तो इस आर्टिकल में नेक्स्ट चैलेंज की बात किया गया है लैंड डिग्रेडेशन की। जो हमारी लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, डिग्रेडेशन। तो लैंड क्या हो रही है, डिग्रेडेट हो रही है। और डिग्रेड होने का मतलब क्या हो रही है कि हम कैसे डिग्रेडेट हुए, पहली चीज तो ये हो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, केवल हर साल हम वीट और खरीफ के सीजन में राइस कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। कैसे बात करें कि डिग्रेडेशन होने से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। एक हमको कहाँ, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में देखने को मिल चुका है ये चीजें। दूसरी इसकी हानिकारक चीज क्या हो रही है कि जो ईल्ड है, ईल्ड की बात करें, क्रॉप की ईल्ड है दिन प्रतिदिन कम हो रही है। और अगर हम इसी की बात करें कि हमारी जो सॉयल हो रही है वो इनफर्टाइल हो रही है, इनफर्टाइल हो रही है। और जब ये इनफर्टाइल हो रही तो इसमें हम और क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर की नीड बढ़ रही है, फर्टिलाइजर की नीड बढ़ रही है, पेस्टिसाइड की नीड बढ़ रही है, पेस्टिसाइड की नीड बढ़ रही है, और ये फर्दर और लैंड को डिग्रेडेट कर रहा है। तो ये तीसरा मुख्य चैलेंज यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगर हम बात करें अगला चौथा चैलेंज तो क्लाइमेट चेंज से है। क्लाइमेट, चौथा मुख्य चैलेंज हमारा क्या है अगर बात करें तो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है। अब हम क्लाइमेट चेंज कैसे चैलेंज है कि हम देख रहे हैं आए दिन पिछले कुछ वर्षों से हीट वेव से हमारी जो रवि की क्रॉप होती है स्पेशली वीट हर साल अफेक्ट हो रही है। और वहीं दूसरा जो चैलेंज हो रहा है अनसर्टिनिटी इन रेनफॉल, जो रेनफॉल पैटर्न है, रेनफॉल के जो पैटर्न है उसमें चेंज होने के कारण हमारी खरीफ क्रॉप स्पेशली राइस इंपैक्ट कर रही है। तो इस क्लाइमेट चेंज भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक मुख्य चैलेंज बन के आया है। अगर अगले चैलेंज की हम बात करते हैं जो इसमें डिस्कस किया गया है तो ये बोलते हैं मार्केट एक्सेस को। मार्केट एक्सेस एक मुख्य चैलेंज बना हुआ है हमारे लिए। अब मार्केट एक्सेस कैसे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो लिमिटेड है मींस हम होल नेशन के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं। सपोज अगर बात करें कि हम एक ऑनियन मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं प्याज के उत्पादक हैं और हम महाराष्ट्र में हैं, और अगर हम बात करें दिल्ली में प्याज हम अपनी नहीं सेल कर पा रहे हैं, एक तरह से ये हमारे लिए चैलेंज है। अल्दो इसके लिए ई नैम इलेक्ट्रॉनिक जो है मंडियों को जोड़ा गया ई नैम से, फिर भी अभी उतना ये नहीं है, उतना कारगर ये नहीं है, उतनी इसकी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम पांचवी जो छठी सबसे मुख्य समस्या की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर के सेक्टर में इंफ्रा का चैलेंज है। इंफ्रा क्या, हमारे पास इंफ्रा में देखते हैं तो कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं कैसे, तो जो फार्म टू मार्केट, कृषि जो खेत से लेके मार्केट की कनेक्टिविटी नहीं है। और अल्दो इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हम लाएं, फिर भी एक कनेक्टिविटी का मतलब केवल रोड कनेक्टिविटी नहीं, हम रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ाना होगा, एयर की कनेक्टिविटी बढ़ाना होगा, एक चीज़। और दूसरा इंफ्रा में एक स्टोरेज चैलेंज है, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज उतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं है। और क्या बात करते हैं इंफ्रा में, इरिगेशन एक मुख्य चैलेंज है। इसीलिए हम
जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि हमारी जो 50% जो फार्म लैंड है वो क्या किस पे डिपेंड है, वो नेचुरल रेनफॉल पे डिपेंड है। हमने एग्रीकल्चरल अपना इरिगेशन सिस्टम डेवलप नहीं किया है, इस वजह से एक तरह से इंफ्रा का एक चैलेंज है। और अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरिया में जो इरिगेशन के लिए प्रॉपर नहीं है, इस पे एक मुख्य तरह एक चैलेंज एक कृषि सेक्टर के लिए बताया गया। अगला चैलेंज की हम बात करते हैं, तो अब यहाँ मुख्य 6 चैलेंजेस थे। अब यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। जैसे हम बात करें कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, अब बात करते हैं मुख्य इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री किस सिंचाई योजना, इसमें हम माइक्रो इरिगेशन पे जोर दिए हैं। इसको हमको और बढ़ाना होगा इसके थ्रू। किस पे? स्प्रिंकलर इरिगेशन, जैसे हम बात कर रहे हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट कर रहे हैं प्रधानमंत्री किस सिंचाई योजना से। और अगर स्कीम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरी स्कीम पीएम किसान क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके थ्रू 6,000 पर एनम, जिसमें 2000 की 3 किस्तों के माध्यम से दिए जा रहे हैं। एक इनिशिएटिव हो गया। अगर और बात करें तो सॉयल हेल्थ कार्ड का मुख्य उपयोग क्या था? सॉयल हेल्थ कार्ड का मुख्य उद्देश्य था कि जो उसका जो फॉर्मलैंड है उसको हम एक क्या कर सकते, एक उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, जिससे जिसकी कमी हो, डिफिशियंसी, सपोज अगर कहीं पे पोटेशियम की डिफिशियंसी है तो वहाँ पे हम फर्टिलाइजर में केवल पोटेशियम दिए, जिंक की डिफिशियंसी है जिंक दे, और यूरिया की डिफिशियंसी तो यूरिया दे, हम एक रेशियो से जो नीड है उसको दे सके। सॉयल हेल्थ कार्ड हो गया। और अगर बात करें और इनिशिएटिव पे बात करते हैं तो और इनिशिएटिव हो गई, जैसे 2023 में और इनिशिएटिव की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में क्या किया गया, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कोल्ड स्टोरेज को बनाना। एक हो गया। नेक्स्ट अगर इनिशिएटिव की बात करते हैं तो अभी स्वामित्व जो स्कीम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड है, उसको डिजिटलाइज करना। एक्चुअली देखा जा रहा था कि कई सारे जो लैंड होल्डर हैं वो जब लोन लेने जाते हैं तो उनका एग्रीकल्चरल रिकॉर्ड जो है वो एक दूसरे से क्या होता, कनेक्टेड है, जिससे उनको लोन भी नहीं मिल पा रहा था। तो स्वामित्व स्कीम का उद्देश्य क्या होगा कि उस लैंड रिकॉर्ड को क्या करना, डिजिटलाइज करना। नेक्स्ट और हो जाती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव हुए हैं। इसके साथ इसमें कुछ वे अहेड भी बताया जाता है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो आगे हम यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया गया कि प्रिसीजन फार्मिंग को हमें बढ़ावा देना होगा, वाटर शेड मैनेजमेंट करना होगा यहाँ पे। और अगर बता, जैसे पीएम किसान की जो निधि है उसमें हम क्या होना चाहिए, इसमें इन्फ्लेशन को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि जैसे जब से दी जा रही है इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, उसके साथ इसको एडजस्ट किया जाना चाहिए। हमको इंफ्रा को और बढ़ाना होगा, स्पेशल कनेक्टिविटी फार्म टू मार्केट को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ जो है सुझाव दिए गए हैं। इस तरीके से हमने आज के जो जितने भी न्यूज़ थे उसको एक डिटेल्ड एनालिसिस किए। आई होप आप तक वो चीज़ें जा रही होंगी, और आपसे मेरी आशा है कि जो भी चीज़ें हैं इसको हम और कैसे बेटर बना सकते हैं, आपके सुझाव इसके लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दीजिए, जिससे इस सेशन को और उपयोगी, आपके एग्ज़ाम के और ओरिएंटेड बनाया जा सके। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, इस सेशन को और आप प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच।